नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। हमने जो आरआरबी जेई और टेक्नीशियन एएलपी के लिए जो सीरीज चला रखी है, जिसका नाम क्या है टारगेट सीरीज, उसका आज डे 3 है। यकीन मानिए कि जो भी इस वीडियो को देखते हैं, इसमें जो मैं प्रश्न कराता हूँ बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जो आपके आरआरबी जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी सब में पूछे गए हैं ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए, जिनका भी रिविजन नहीं हुआ है, ये जो हम करा रहे हैं बहुत ज़्यादा ये आपको फ़ायदेमंद होगा अगर आप पूरा सीरीज फॉलो देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं इसको हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। कैसे बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ जिप्सम। किससे बनाते हैं? जिप्सम, यानी कि CaSO4 × 2H2O। इसको जब हम गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है CaSO4 × हाफ H2O, प्लस में आपका क्या बनता है? ये प्लस में आपका हाफ H2O बनता है। यानी कि आपका जो है जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है CaSO4 का हाफ, मतलब CaSO4 हाफ बनता है, हाफ H2O। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट। समझ गए बात को ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, भाई क्लोराइड का तो बात ही इसमें नहीं आ रहा। देखो ना भाई, CaSO4 × 1/2 H2O होता है, तो क्लोराइड का तो कहीं बात ही नहीं है। ये ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा आप जरा ऑप्शन देखिए कि क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमियर, बिल्कुल सही बात है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × हाफ H2O, है ना। देखिए 1/2 को हाफ बोलेंगे, H2O मतलब H2O मतलब हाफ जल, जल का आधा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा, ये जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन कैसे होगा फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ। रिएक्शन आपका होगा CaSO4, यानी कि इसको हम जिप्सम से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? जिप्सम से बनाएंगे। इसको जब हम गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा? ये बनेगा CaSO4 × हाफ H2O, ठीक है ना। अब प्लस में आपका जो है टोटल जल का 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल इधर बनना चाहिए, तो इधर हाफ H2O है, तो कितना बचा है? कितना बचा है? 1.5 बचा है, तो यानी कि 1/, यानी हम कह सकते हैं 3/2 H2O इधर जल का एक्स्ट्रा बनता है। समझ गए ना बात को। तो ये आपका रिएक्शन बनता है। इसी 3/2 को कभी कभी 1/1 H2O लिख देते हैं। तो अगर पूरा रिएक्शन पूछ रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का संपूर्ण रिएक्शन क्या है, तो ये होगा CaSO4 × 2H2O। जब इसको गर्म करेंगे तो CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O हो जाएगा। समझ गए ना बात को। चलिए, द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड वाला एक असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से कौन सा? मतलब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन समझिए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बो मतलब क्या हो गया? कार्बो मतलब कार्बन हो गया, हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन हो गया, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो द्विआबंध जिसमें डबल बॉन्ड हो, तो आप ही मुझे बताइए कि डबल बॉन्ड वाला जो, अच्छा असंतृप्त बोल रहा है, डबल बॉन्ड होता किसमें है? हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन आर 2 टाइप्स। कौन? एक आपका हो गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक हो गया अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड में कौन आता है? सिर्फ एल्केन आता है। सेचुरेटेड में कौन आता है? सिर्फ एल्केन आता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। और आपका अनसेचुरेटेड में आपका जो है कौन कौन आता है? एल्कीन आता है। कौन कौन आता है? एल्कीन आता है, और आपका एक एल्काइन आता है। यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों आता है किसमें? अनसेचुरेटेड में, असंतृप्त में। तो एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड और एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड पूछ रहा है ना, मतलब क्या होगा? आपका एल्कीन होगा। और आप बताइए कि एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है CnH2n होता है। यही आपका क्या होता है? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। अब हम देख लेते हैं, यानी कि n का मान जो भी रखेंगे उसका 2 गुना हाइड्रोजन आना चाहिए। समझ गए ना। देखिए अगर n का मान 3, यानी कार्बन 3 है तो 3 दूनी 6 होना चाहिए, नहीं होगा ये। अगर कार्बन 2 है तो 2 दूनी 4 होना चाहिए, नहीं है ये। अगर कार्बन 3 है तो 3 दूनी 6 होना चाहिए, नहीं है। अगर कार्बन 3 है 3 दूनी 6 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी आपका इसमें डबल बॉन्ड है। समझ गए ना। इसका मैं स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखाता हूँ। C3H6 का 3 कार्बन है, 3 कार्बन हमने ये ले लिया, ठीक है ना। कहीं भी आप डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, कितना हमको हाइड्रोजन पुराना है? हमको 6 हाइड्रोजन पुराना है, तो पुर जाएगा आपका ये देखिए आपका यहाँ पर मैं आपको 6 हाइड्रोजन पूरा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर तो चूंकि इस कार्बन के पास 2 होगा तो एक इधर, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के पास 3 है तो एक कहीं पर भी दे दो। इस कार्बन के पास देखिए एक ही है तो इसको 3 दे दो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 1 2 3। अब आप काउंट कर सकते हैं कि 6 हाइड्रोजन पुर गया। 2 हाइड्रोजन, 2 2 4, 4 2 6 हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड भी आ गया। कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। समझ गए ना बात को। चलिए, जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल लेंस किस प्रकार
का प्रतिबिंब बनाता है। देखिए अवतल लेंस कह रहा है, किसका बोल रहा है, अवतल लेंस। मैंने आपको दर्पण और मिरर में एक चीज़ कॉमन बताई थी, यानी दर्पण का इंग्लिश में मिरर कहते हैं और हिंदी को मतलब लेंस को लेंस ही बोलते हैं। तो दर्पण और लेंस में दोनों प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, दर्पण आपका जो है रिफ्लेक्शन, क्या रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। वही लेंस की बात करें तो ये रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। लेंस आपका अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और रिफ्लेक्शन यानी कि दर्पण आपका जो है रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब मैंने एक चीज़ कॉमन आपको बताई थी कि दोनों में क्या होगा, दर्पण में भी उत्तल अवतल होगा, लेंस में भी उत्तल अवतल होगा। देखिए कि दर्पण में अवतल दर्पण ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अवतल दर्पण ले लेते हैं। अवतल दर्पण ले लिए, ठीक है ना। अवतल दर्पण में टोटल 6 प्रतिबिंब हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस में कौन 6 प्रतिबिंब बनाएगा, वो बनाएगा उत्तल लेंस। कौन बनाएगा, उत्तल लेंस। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अवतल दर्पण में जो 6 प्रतिबिंब बनेगा वही 6 प्रतिबिंब आपका उत्तल लेंस में ही बनेगा। अवतल दर्पण जैसा प्रतिबिंब बनाएगा सेम प्रतिबिंब आपका उत्तल लेंस बनाएगा, यानी कि अवतल दर्पण का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। यानी जिसको अवतल दर्पण के 6 केस याद हैं वो आसानी से उत्तल लेंस वाला कर सकता है, उसको कोई जरूरत नहीं याद रखने का, है ना। तो भाई पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है अवतल लेंस पूछ रहा है। तो देखो भाई, जिस प्रकार अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, तो उसी तरह दर्पण में हम क्या ले लेते हैं, उत्तल ले लेते हैं। दर्पण में क्या ले लेते हैं, उत्तल दर्पण ले लेते हैं। तो बताइए उत्तल दर्पण के जैसा मतलब सेम कौन प्रतिबिंब बनाएगा, वो बनाएगा अवतल लेंस बनाएगा। कौन बनाएगा, अवतल लेंस बनाएगा, समझ गए ना। तो कितना आसान हो गया। देखिए तो बताइए उत्तल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, 2 प्रतिबिंब बनते हैं। अब बताइए उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। सेम आपका अवतल लेंस में भी जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो वही तो सवाल आपका पूछ रहा है। और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो अवतल लेंस में भी सेम वही बनेगा, क्योंकि पूरा प्रॉपर्टीज फॉलो हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अवतल लेंस किस प्रकार प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक कभी नहीं होगा, वास्तविक कभी नहीं होगा, आभासी होगा और बिंदु आकार का। बिल्कुल सही बात है, आभासी होगा, आभासी सीधा और क्या हो जाएगा, बिंदु आकार का। आभासी सीधा और बिंदु मतलब डॉट आकार का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को ना। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है आपका एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा कि वैसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, प्रोड्यूस हो। हमको रिएक्शन करवाने के लिए हीट नहीं देना पड़ रहा है, खुद ब खुद आपका जो है हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और एक होता है आपका एंडोथर्मिक। क्या होता है, एक होता है आपका एंडोथर्मिक, है ना। एक आपका होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब ऊष्माशोषी। इसमें क्या है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको रिएक्शन कराने के लिए यानी कि रिएक्टेंट को आपको क्या देना पड़ेगा, आपको हीट देना पड़ेगा। तो हीट जिसमें हमको देना पड़ रहा है, जिस भी रिएक्शन को कराने के लिए हीट हमें देना पड़ रहा है, दैट वन इज एंडोथर्मिक। और जिसमें खुद ब खुद आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट वन इज एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। नाम से पता चल रहा है ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा निकल रहा है भाई, ठीक है। तो आपको मैंने पढ़ाया था एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाया था, क्या बिल्कुल पढ़ाया था। कौन सा सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था चूना, CaO, ये चूना होता है। इसको जब पानी के साथ घोल देंगे, पानी के साथ मिला देंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलता है। तो पहले तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, भीगा हुआ चूना बोल दो, है ना। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को, चूना को जब जल में मिलाएंगे तो भीगा हुआ चूना होगा ना, है ना। तो इसको CaOH होल्ट होगा, CaOH का होल्ट यानी कि आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, जिसका यूज कहाँ करेंगे, दीवारों पर पोतने का। तो यही हो जाएगा। इसके साथ और क्या निकलता है, हीट निकलता है। इसके साथ और क्या निकलता है, हीट निकलता है ना। तो आपका हो जाएगा जल में विलीन चूना। इसी में क्या हो जाएगा आपका, यही आपका क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। बाकी प्रकाश संश्लेषण में ऐसा नहीं होता है, जल में विलीन अमोनियम क्लोराइड ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, कोई हीट नहीं निकलेगा। तो और श्वसन में भी आपका जो है, एक मिनट, श्वसन में भी आपका जो है, अच्छा ये भी पूछ रहा है कि ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए संयोजन भी पूछ रहा है, हालांकि ऊष्माक्षेपी आपका श्वसन भी है, श्वसन भी एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों सर, क्योंकि मैंने पढ़ा है ना कि जब ग्लूकोज को C6H12, ग्लूकोज को C6H12O2, ग्लूकोज शुद्ध होता है C6H12O6, इसको जब ऑक्सीजन देते हैं तो क्या निकलता है, CO2 निकलता है, H2O बनता है और आपका प्लस में ऊर्जा बनता है। तो ऊर्जा क्या है भाई, हीट एक ऊर्जा नहीं है क्या, हीट भी तो ऊर्जा का रूप है।
तो जिसमें ऊर्जा निकल रही है तो ऊर्जा इसमें भी निकल रही है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। लेकिन भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया, मतलब ऊष्माक्षेपी तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ वो ऊष्माक्षेपी संयोजन के प्रकार होना चाहिए, कॉम्बिनेशन प्रकार होना चाहिए। तो संयोजन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट आपका एक ही बनना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, जल में विलीन चूना। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कई लोग फटाक से मार देंगे, मतलब सोचेंगे श्वसन भी अगर मंत्र इसमें ये देता कि ए और डी दोनों, तब तो कई लोग ए डी लगा देते हैं। नहीं मेरे भाई, आप क्वेश्चन को पढ़ो, ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज का श्रेय किसने आता है। देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है, जब किसी कुंडली, मैंने कल ही बताया था, ये आपका कुंडली होता है, ये आपका क्या कुंडली है, यहाँ पर एक चुंबक है। ठीक है, इस चुंबक के आपका जो, इस चुंबक में आपका एक एन ध्रुव है, एक एस ध्रुव है। इसको हम, इस चुंबक को क्या करते हैं, मतलब इस कुंडली को गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि धारा आ रही है कि नहीं आ रही है, करंट, थोड़ा सा भी करंट आएगा ना तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, उसको बता देता है। ठीक है, तो इस चुंबक को क्या करेंगे, बार बार इसके अंदर घुसाएंगे बाहर निकालेंगे, घुसाएंगे बाहर निकालेंगे, तो इस चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो जनरेट होगा ईएमएफ। कल वाले जो टारगेट सीरीज 2 हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ईएमएफ जनरेट होगा, तो ईएमएफ एक वोल्टेज की तरह कार्य करता है, तो ये आपको इलेक्ट्रिक करंट बता देगा, यानी कि ईएमएफ से आपका क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट, यानी कि सिंपल बोलिए कि करंट आपका जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी जब ईएमएफ होगा। और ईएमएफ कब उत्पन्न होगा, जब हम इस चुंबक को बार बार इसके अंदर घुसाएंगे बाहर निकालेंगे, घुसाएंगे बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी, इसकी की थी माइकल फैराडे ने। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि हमें करंट नहीं देना पड़ रहा है, मतलब हमें ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, यहाँ पर एक सुई रहेगा, जैसे इस चुंबक को आप बाहर घुसाएंगे, अंदर बाहर घुसाएंगे और बाहर, मतलब घुसाएंगे बाहर निकालेंगे, घुसाएंगे बाहर निकालेंगे, तो उस गैल्वेनोमीटर की सुई में क्या होगा, फ्लक्चुएट देखने को मिलेगा, यानी कि इस कुंडली में धारा आ रही है, करंट इसमें आ रहा है। तो आपने देखा कि चुंबक की मदद से हम करंट बना दिए, हमने कहीं बैटरी लगाया क्या, हमने कहीं बैटरी लगाया नहीं लगाया, लेकिन फिर भी करंट ला दिए चुंबक की मदद से। तो माइकल फैराडे का कहना क्या कि हम चुंबक से आपको करंट बना के दिखा देंगे, और ओरस्टेड का कहना क्या था कि हम करंट देकर चुंबक बना देंगे, मतलब गुण दिखा देंगे उसका। तो दोनों का अपोजिट एक समझिए कि नियम था। ठीक है, तो इसको माइकल फैराडे ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु संक्रमण को यौन संचारित सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। देखिए यौन संचारित रोग आपका मतलब क्या हो गया, जो सेक्स, मतलब कि समझिए कि यौन संबंध से फैलता है, उसे क्या बोलते हैं, यौन संचारित रोग। तो टाइफाइड भाई यौन संचारित रोग नहीं है, न्यूमोनिया भी नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं है, गोनोरिया, गोनोरिया आपका क्या है, ये आपका एक एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वो भी कैसा, जीवाणु से, देखिए जीवाणु से पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, एक और होता है सिफिलिस, सिफिलिस भी क्या है, एसटीडी है, सिफिलिस भी आपका यौन संचारित रोग है। ठीक है, ये भी यौन संबंध से फैलता है, और सिफिलिस भी आपका जीवाणु ही, यानी कि जीवाणु से फैलने वाला एसटीडी है। और एक आपका होता है एसटीडी, एसटीडी का होता है एड्स, एड्स तो आपको पता ही है ना, एक्वा इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है ना, तो ये आपका क्या है, ये भी एसटीडी है, ये भी एक रोग है, लेकिन ये वायरस से फैलने वाला है, ये क्या आपका एक वायरस से फैलने वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद फूलों वाले गुलाब के पौधे को बिना किसी ग्राफ्टिंग के स्टेम कटिंग करके मिट्टी में लगाया गया है, नए पौधे से समरूप सफ़ेद फूल निकलते हैं, यह क्या दर्शाता है। मतलब कि आपको पता है कि ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, समझ गए ना बात को। तो अलैंगिक जनन का प्रकार में क्या होता है कि ग्राफ्टिंग वगैरह में, मतलब अलैंगिक जनन में भी कौन सा प्रकार है, कायिक जनन। कायिक जनन आपने सुना है ना, कायिक मतलब क्या होता है, पौधे के अंग, जड़ तना पत्ता, ये पौधे के अंग होते हैं। तो जड़ तना पत्ते के माध्यम से हम क्या करते हैं, वैसा मतलब कोई भी पत्ता, कोई भी पौधा लिया, उसका जड़ काट के उसको हम लगा दिए, तो सेम वैसा पौधा बन गया। कोई भी पौधा वाला पत्ता लिया, उसका पत्ता काट के हम लगा दिए, तो सेम वो पत्ता वैसा पौधा बना दिया। सिर्फ ब्रायोफिल्म आप देखेंगे, ब्रायोफिल्म देखे हैं ना, अरे ब्रायोफाइलम का देखें कि नहीं, ब्रायोफाइलम जो इस तरह से होता है आपका, ब्रायोफाइलम का जो पत्ता होता है, ब्रायोफाइलम का जो पत्ता होता है, इसका अगर इसका डंटी, इसका पत्ता का नोक अगर गिर जाएगा मिट्टी में, तो सेम ये मिट्टी में जो गिरा, ये सेम ऐसा पत्ता बना लेगा अपने जनक, सेम इसी पत्ता की तरह समरूप दिखेगा, बिल्कुल अपने माता पिता जैसे दिखेगा, जनक की तरह। ठीक है ना, तो ये कायिक जनन होता है। तो और जैसे आप गुलाब का देखेंगे, गुलाब देखें ना, गुलाब का अगर एक टहनी काट के लगा दीजिएगा मिट्टी में, तो वो सेम गुलाब के जैसा नया पौधा बना लेता है, सेम बिल्कुल भी अलग नहीं होता है।
तो ये कायिक जनन का प्रोसेस होता है जो कि अलैंगिक जनन में आता है। ठीक है, तो कह रहा है कि सफ़ेद फूल वाले गुलाब के पौधे को बिना किसी ग्राफ्टिंग के स्टेम कटिंग करके, स्टेम मतलब उसका तना काट के मिट्टी में लगा दिया गया है, तो नए पौधे से भी समरूप सफ़ेद फूल निकलते। मतलब जो हमने स्टेम जो काट करके लगाया, तो उससे जो फूल निकला वो बिल्कुल जिससे काट के लगाया था ना, सेम वैसा ही फूल इसमें भी निकला। तो भाई अलैंगिक जनन में ऐसा ही तो होता है कि सेम जनकों के जैसा दिखता है ना। तो हम क्या देखेंगे, स्टेम कटिंग अलैंगिक जनन का प्रकार है, इसलिए इसमें कोई विभिन्नता नहीं था। बिल्कुल सही बात है। स्टेम कटिंग जो है अभी जस्ट पढ़े हैं कि किसका प्रकार है। स्टेम कटिंग इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर इज नो वेरिएंस, मतलब इसमें कोई वेरिएंस आपका नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है कि जैसा गुलाब का पौधा था, अगर उसके तने को काट कर मिट्टी में लगा दिया जाए तो सेम वैसा ही गुलाब का पौधा बन जाता है। कोई डिफरेंस दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो जो अलैंगिक जनन में है विभिन्नता बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत कम होती, बहुत कम। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, सफ़ेद फूल अच्छे दिखते हैं इसलिए माली इसे गुलाब, भाई क्या ये इलॉजिकल, मतलब इतने भी स्टूडेंट पागल नहीं है कि जो कि ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे ऑप्शन को वो मान लेंगे। स्टेम कटिंग लैंगिक जनन का एक प्रकार है। हाँ नहीं भाई, स्टेम कटिंग लैंगिक जनन कैसे हो जाएगा? लैंगिक जनन मतलब जिसमें दो जनक चाहिए, नर और मादा चाहिए, लेकिन अलैंगिक जनन में तो नर और मादा की जरूरत ही नहीं है, कोई एक ही जनक चाहिए। गुलाब में सफ़ेद फूल एकमात्र उपलब्ध किस्म, देखो ये सब फालतू का ऑप्शन मतलब पगलाने के लिए कुछ बोल देगा ना, तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ऊपरी भूस्तारी प्रोपेगेट्स के माध्यम से फैलता है? तो ये क्वेश्चन देखिए आपका, ये भी रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है। किससे? ये रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है। और रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक आपके असेक्सुअल और एक आपके सेक्सुअल। असेक्सुअल मतलब हो गया अलैंगिक जनन, जिसके कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे विखंडन, खंडन, बीजाणु जनन, है ना, पुनर्जनन, मुकुलन, ये सारे प्रकार होते हैं। और आपके कायिक जनन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता ही है, जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है संतान पैदा करने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रहा है अलैंगिक जनन का, इनके ऊपरी भूस्तारे। तो ऊपरी भूस्तारी जो है आपका एक टाइप है किसका? ये टाइप है कायिक जनन का। मतलब कायिक जनन का समझने का तरीका है, कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक जनन का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना, जिसमें क्या होता है, हम ये आपके अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। कायिक जनन से कैसे पौधे नए संतान उत्पन्न करते हैं? इसमें क्या होता है कि तने, जड़ या पत्ते, इन तीनों के माध्यम से किसी भी तरह जो है नया पौधा अपने संतान की तरह बना सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कि ऊपरी भूस्तारी के माध्यम से जो है, ऊपरी भूस्तारी का पहले आप मतलब समझिए क्या होता है। ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी का पहले अगर मतलब समझते हैं तो आखिर यह जो है आपका काम कैसे करता है। देखिए ऊपरी भूस्तारी जो है, अगर आपको पूछे ऊपरी भूस्तारी क्या है, अगर सिंपल ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या है? एक कायिक प्रवर्धन है। क्या है? एक कायिक प्रवर्धन है या कायिक प्रजनन है। ये काम कैसे करता है? देखिए ये आपका मैं बता देता हूँ, स्ट्रॉबेरी हो गया, है ना, स्ट्रॉबेरी हो गया, या आपने घास देखा होगा, घास, कौन सा घास? दूब घास। दूब एक घास होता है, उसको देखा होगा कि घास जब देखेंगे मिट्टी में होता है तो इस तरह से मिट्टी में फंसे रहते हैं। मतलब कि जब ये ज़मीन में इसको दिया जाता है, मिट्टी में जब इसको दिया जाता है, मिट्टी के संपर्क में जब आता है और इससे जो जड़ें निकलती है, जब भी जैसे स्ट्रॉबेरी पौधा, आप यूट्यूब पर सर्च करके भी इसको थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह देख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी पौधा है, इसको जैसे मिट्टी में दिया जाएगा तो इससे क्या निकलती है? जो जड़ें निकलने लगती है, वहाँ पर गांठ बनने लगती है और गांठ अलग होकर नया एक पौधा बन जाता है। समझ गए ना? तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं ऊपरी भूस्तारी बोलते हैं। और भी है, जैसे कि आप जलकुंभी देखे होंगे, इसको क्या बोलते हैं? वाटर हाइसिंथ बोलते हैं ना। उसमें भी जो आपका है वो भी जो मतलब कि एक जलकुंभी से दूसरा जलकुंभी जो पौधा बन रहा है वो भी ऊपरी भूस्तारी के माध्यम से फैलता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसमें तो आपका स्ट्रॉबेरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? बाकी जितने भी इसमें हैं वो आपके सारे आपके क्या हैं? कायिक प्रजनन के माध्यम से फैलते। आलू है, आलू में क्या करते हैं? आलू का भी मतलब काट के उसको डाल देते हैं, तो वो भी एक क्या है? आलू भाई एक रूपांतरित तना है ना, तो उसी तना से क्या करते हैं? फिर नए आलू बना लेते हैं, है ना। चमेली भी आपका देख सकते हैं, गुलाब में भी क्या करते हैं? गुलाब का एक डंटी काट के उसको नया मतलब मिट्टी में गाड़ देते हैं तो नया गुलाब का पौधा बन जाता है। इसको स्टेम कटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया एक प्रकार की डैश है। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एसिड प्लस बेस
यानी कि अम्ल क्षार मिलता है तो क्या बनता है, लवण यानी साल्ट बनता है, प्लस में आपका वाटर बनता है। यही आपका क्या है, यही आपका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि यही बोल रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन चारों में से कौन सा हो सकता है। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनता है वो एक ही बनता है। जैसे हमने बताया था आपको, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिया ना, तो इससे जो बना है हमारा क्या बनेगा, जल बनेगा। यही बनेगा ना, क्या बनेगा, ये आपका जल बनेगा। तो एक ही प्रोडक्ट बना है, ये समीकरण बैलेंस नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ ना। तो चलो बैलेंस कर ही देता हूँ मैं, ठीक है ना। बैलेंस हो गया आपका। तो ये जो आपका है, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से एक ही प्रोडक्ट बना है, सिर्फ जल बना है, और इधर कुछ बना है क्या, नहीं बना है। लेकिन तो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक है। वही बात करते हैं वियोजन का। क्या वियोजन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकता है? ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वियोजन यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट यानी अभिकारक एक ही होता है। जैसे कि मैंने बताया था CaCO3, क्या, इसको जब गर्म करते हैं तो किस में टूटता है, ये टूटता है CaO प्लस CO2 में टूटता है। तो हमको तीर के बाएं साइड, लेफ्ट साइड एक ही चाहिए हमको रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ देखिए तीर के बाएं साइड दो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। सो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं हो सकता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। वही बात करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में देखिए आपका हो सकता है, द्विविस्थापन होता क्या है, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये होता है आपका आयनों का आदान प्रदान। आयनों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि मैं ले लेता हूँ HCl ले लिया हमने, और हमने क्या ले लिया यहाँ पर, और हमने ले लिया NaOH ले लिया, है ना। तो यहाँ पर देखिए आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। H का जो H है हाइड्रोजन, ये प्लस चार्ज है, इसका संबंध हो जाएगा किससे, एक मिनट, HCl, हाँ, इसका संबंध आपका हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा आपका किससे, इससे हो जाएगा OH से। तो आपका जो ये बन जाएगा आपका H2O बना लेगा, और Na का संबंध हो जाएगा Cl से, तो बन जाएगा NaCl, ये NaCl बन जाएगा, और उधर H2O बन जाएगा। तो देखिए कि ये अभिक्रिया में जो है आयनों का आदान प्रदान हो गया। H का संबंध OH से हो गया, H प्लस था OH माइनस था, तो आयन का आदान प्रदान हुआ ना, तो H2O बना। Cl माइनस था, Na प्लस था, तो प्लस माइनस ही मिलेगा ना यौगिक बनने के लिए। एक धनात्मक होना चाहिए, एक ऋणात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो गया। तो देखिए क्या ये आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं दिख रहा है, ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, लवण जल बन ही गया, द्विविस्थापन भी हो गया, और साथ साथ उदासीनीकरण भी हो गया। तो यही तो पूछ रहा था कि कौन सा उदासीनीकरण हो सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। डी नंबर आपका नहीं होगा। डी मतलब क्या, विस्थापन आपका पॉसिबल नहीं। दिखा देते हैं आपको विस्थापन जो आपका है। जैसे कि हमने लिया, एक मिनट, हमने लिया जिंक ले लिया, प्लस में H2SO4 ले लिया, है ना, जिंक ले लिया, H2SO4 ले लिया, तो ये बनेगा आपका ZnSO4, प्लस में आपका H2 बनेगा। तो जल नहीं बन रहा, हाइड्रोजन बन रहा है ना, जल नहीं बन रहा, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ के बात को ना। ऑप्शन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पौधों में मादा जनन कोशिका है। पौधों में बोल रहा है, बीजांड में अंड कोशिका के विपरीत कोशिका नहीं, बीजांड के बाहर की कोशिका नहीं, फिर देखते हैं क्या है, बीजांड के केंद्र में कोशिका नहीं, अंड कोशिका जो ओवम जो है वो आपकी क्या है, मादा जनन कोशिका है, ठीक है ना। जब वॉशिंग सोडा को लंबे समय तक गर्म वातावरण के संपर्क में रहता है तो यह क्या हो जाता है। देखो वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3 × 10H2, ये आपका वॉशिंग सोडा होता है। अच्छी तरह गौर करिए, इसमें क्या है कि जल के आपको कुछ अणु दिख रहे हैं ना, जल के अणु दिख रहे हैं कि नहीं, 10 जल के अणु दिख रहे हैं। तो ये जल के अणु जो है ना, वॉशिंग सोडा का गुण, संरचना, आकृति निर्धारित करता है। ना सिर्फ ये, जैसे मैं बोल दूँ कि कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2, तो कॉपर सल्फेट में जल के 5 अणु है, तो ये जल के 5 अणु कॉपर सल्फेट का गुण, रंग, संरचना, आकार सब चीज़ निर्धारित करता है। तो अगर ये जल का अणु निकल जाएगा तो इसकी संरचना, आकृति, गुण सब बदल जाएंगे। समझ गए ना बात को। तो यहाँ पर वॉशिंग सोडा को गर्म वातावरण के संपर्क में रहेगा, तो गर्म वातावरण के संपर्क में रहेगा तो इससे जल के अणु क्या होंगे, जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और सिंपल इसका वॉशिंग सोडा का सिर्फ पाउडर बचेगा। तो जल के अणु को खो देता है और पाउडर बन जाता है। ऑप्शन एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका है, पिता से X युक्त
एक्स युक्त शुक्राणु प्राप्त करने वाले बच्चे की अनुवांशिक रचना निम्नलिखित में से किस प्रकार होगी। देखिए, पिता का गुणसूत्र एक्स एक्स होता है, पिता का गुणसूत्र क्या होता है, एक्स वाई, और माता का एक्स एक्स होता है। तो कह रहा है कि पिता से एक्स ही प्राप्त कर रहा है, तो भाई पिता से अगर एक्स ही प्राप्त करेगा तो एक्स एक्स ही बनेगा ना। पिता से अगर एक्स ही प्राप्त करेगा तो एक्स एक्स ही प्राप्त करेगा, तो क्या बनेगी, लड़की ही बनेगी, यानी एक्स एक्स बनेगी, यानी कि 44 प्लस एक्स एक्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पिता से वाई प्राप्त करता तो चूंकि मादा के पास दोनों एक्स ही है तो एक्स वाई यानी पुरुष हो जाता, तो 44 प्लस एक्स वाई हो जाता। अगर आपको यहीं पूछ लेता कि पिता से वाई युक्त शुक्राणु प्राप्त कर रहा है तो आंसर क्या होगा, 44 प्लस एक्स वाई होगा। समझ गए ना बात को। तो ये सेशन था आज का, ख़त्म हुआ। और अपना कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कैसा ये सेशन आपको लग रहा है। ठीक है ना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।